चलिए, यहाँ पे हम लोग डीएनए और आरएनए के बीच में क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस देखना स्टार्ट कर रहे हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये तो पता है हर बच्चे को। तो इसको आपने जैसे लिखा कि ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हैं। ये क्या है, हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल नहीं, गलत हो जाएगा वो, चाहे तो राइबोज बोलिए चाहे राइबो बोलिए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक, हाँ एसिड, ठीक है, ये हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जब हम लोग इसका लिखना स्टार्ट करते हैं, ये भी पता है आप लोगों को, डीएनए इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द मोस्ट अबंडेंट मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। DNA is the most abundant genetic material in the बायोस्फीयर, कर लीजिए, वर्ल्ड से भी बड़ा होगा, इन द बायोस्फीयर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। जबकि इसकी जब स्टोरी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आरएनए के केस में, आरएनए क्या है, इसके बाद भाई दो ही न्यूक्लिक एसिड ही है, तो डीएनए के बाद आरएनए ही होगा। बट आरएनए के केस में क्या है, प्रेजेंट ओनली इन सम वायरसेस, ये सिर्फ क्या होता है, कुछ वायरसेस के अंदर ही पाया जाता है। और मैंने आपको एक और चीज सिखाई है, ऐसे वायरसेस को हम लोग रेट्रो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेट्रो वायरस बोलते हैं, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन में भी दे दिया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट्रो वायरस, आपको आंसर में लिखना है। तो वायरस विच कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे डीएनए का जब हम नाइट्रोजनस बेस देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेसिस लिखिए। 10th में भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको, और इसका भी हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं डिफरेंशिएट करने का, तो आमने सामने पैरेलल लिख लेते हैं। और इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस देखना स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें आपके पास 4 हैं, और यहाँ भी क्या है, 4 है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पे, इसमें हो गया एडेनिन, ADENINE। इसके बिना ना तो आप बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हैं, ना आप चैप्टर 5 यानी जेनेटिक्स कर सकते हैं, ना आप चैप्टर 6 कर सकते हैं। सब आपको पता चलेगा ये आगे चल के। इसके नाइट्रोजनस बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, साइटोसिन, ठीक है, एंड थायमिन इन द केस ऑफ डीएनए। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये 3 जो है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तो यहाँ पे भी कॉमन रहेंगे, ये डिफरेंस वाले में नहीं लिखा जाता है। अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये एडेनिन हो गया, ये गुआनिन हो गया, ये साइटोसिन हो गया, और ये यहाँ पे ये 3 तो कॉमन है, बट यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इन द केस ऑफ आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, यहाँ पे किसने रिप्लेस कर दिया इसको, यूरासिल ने रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब एक चीज देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कई बार कई क्लासेस में सिखा रखा है, जिन बच्चों के लिए नया है वो यहाँ से सीखिए। मैंने आपको हमेशा समझाया है, उधर से माइक म्यूट कर लेंगे उधर से, हाँ चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे जब आगे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो एक और पॉइंट आएगा आपके पास, ये देखिए,
अब इसमें अगर आप समझना स्टार्ट करते हैं, इतना तो हो गया होगा, इसको मैं भी ऊपर करते हैं फिर लिख के नीचे करते हैं। यहाँ देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, डीएनए फॉर्म्स आरएनए। सबको पता है डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। डीएनए फॉर्म्स आरएनए कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। ये कैसे करता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करता है, ये आरएनए बनाने का काम करता है। लेकिन अगर हम इधर बोले तो ये तो, अब इसका उल्टा करके लिखे तो फिर डिफरेंस कैसा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं वायरसेस वाले केस के लिए ऐसे हो जाएगा, आरएनए फॉर्म्स डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से क्या करता है, आरएनए डीएनए को बनाता है। ठीक है, ये जब आपको प्रीवियस क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा वहां पे ये फर्स्ट पेज पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा। मैं शो कर देती हूँ आपको, है ना। ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ये फिट हो गया, सही हो गया। यहाँ देख लीजिए ये पेज जो है आपको, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, ये देखिए आरएनए है, आरएनए ने डीएनए बनाया है। भले ही ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ये एड्स वाले केस में होता है, बट केस इज केस, केस है तो है ना। तो ये आरएनए जब डीएनए बनाने का काम यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे एंजाइम जो लग रहा है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जो प्रोसेस है यहाँ पे दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे है लिखा हुआ, ये मैंने इसका साइकिल समझाना स्टार्ट किया था, लाइफ साइकिल तो मैंने समझाया था। बट मुझे एक बात अभी यहाँ पे याद आई कि अगर डीएनए आरएनए के कॉन्सेप्ट को हम लोग करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अच्छा यही पे यूज हो जाता अभी तो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बेसिक डिफरेंसेस थे, यही देखिए यहाँ इस पेज पर भी मैंने लगा के रखा हुआ है, ये देखिए डीएनए का अगर एक न्यूक्लियोटाइड आप देख लें, और ये ऐसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, ऐसे इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे 3D बना हुआ है और ऐसा लग रहा होगा आपको दूर से देखने में कि नहीं इनके पास क्या है, गैप यहाँ पे कम है, बट ऐसा कुछ नहीं, सब इक्वल। कैसे गोल चक्कर वाली सीढ़ी होती है, हर एक स्टेप के बीच में सेम डिस्टेंस होता है, बिल्कुल वैसे इसी तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियो बेसिस यानी कि न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिस है उसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। 3 जो कॉमन है उसने बीच में लिख दिया, और डीएनए के लिए इधर थाइमिन कर दिया, और आरएनए के लिए इधर यूरासिल कर दिया। ये भी अच्छा तरीका है, यही मैं अभी तक आपको बता रही थी कि जब आप डीएनए को देखना स्टार्ट करते हैं तो डीएनए को देखने के चक्कर में आपको वहां पे ये बात समझ आती है कि यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और जब इसी को आप आरएनए के पर्पज से देखना स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 4। बेचारे ने अच्छा बनाया, दिमाग सही लगाया यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा, आरएनए बेचारे के पास तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसके पास कोई दूसरा स्टैंड है ही नहीं, बस यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला जाए, इसका तो वही बात हो गई, डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ डीएनए, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है, ये अभी मैं समझा रही हूँ आपको, that has deoxyribose as its sugar component. Ribonucleotide is the, अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, ये गलत लिखा है क्योंकि डीएनए तो यहाँ पे डीएनए होगा और यहाँ पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे आरएनए होगा, इसको बस सही करना है आपको। ठीक है, फोटो है लगा दी होगी किसी ने। चलिए आगे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे निकल के सामने, उसके क्वेश्चंस भी होंगे। देखिए देखिए आगे जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट देखना स्टार्ट करते हैं, समझ आ रही है मेरी बात?
राज, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आदित्य, बाकी है ना, बाकी बच्चे तो खैर फेमिलियर हैं। हाँ, मेरी आवाज रिटर्निंग आ रही है मुझे उधर से। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि ये एक डीएनए है। व्हाट इज दिस? डीएनए। क्या है ये? डीएनए है। ठीक। बेसिक अगर आपको मैं समझाना स्टार्ट करूं, अगर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? डीएनए। अच्छा, डीएनए में कितना स्ट्रैंड दिख रहा है, एक वो भी आएगा डिफरेंस में। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, बहुत सारे डिफरेंस है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये डीएनए जो है यहाँ पे, ये डबल स्ट्रैंडेड है। क्या है ये? डबल। हाँ, दो इसमें स्ट्रैंड प्रेजेंट, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक। अब डबल स्ट्रैंड होने का एक और मतलब है, 1 and 2। इसका ये मतलब है कि इसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। कुछ गलती तो नहीं है इसमें? बात समझ आ रही है? इसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है। यहाँ से एक नीट का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लैब में ऐसे जोड़ जाड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने का काम किसने किया था? बहुत प्राउड की बात है, इंडियन ही थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम सबने सुना है। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम लैब में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाया था। ठीक है, खैर उसके बाद में चर्चा करेंगे। अब समझिए जो मैं ये बेसिक समझा रही हूँ। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। कैसे? गूगल अर्थ करते हैं हम लोग, ऊपर से देखते हुए किसी चीज को समझने के लिए। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जब और ध्यान से देखा गया, ऐसे एक स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे आपको ऐसे इस तरीके से नजर आया। ठीक। अब इसके साथ क्या है, दूसरा एक स्ट्रैंड लिपटा हुआ है। सेकेंड स्ट्रैंड भी तो है इसके साथ, है ना? दूसरा स्ट्रैंड है ऐसे इस तरीके से लिपटा हुआ। तो यहाँ पे ये जो मैंने बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे टोटल हो गए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हम ये तो समझिए कि 1 न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कैरी करता है। 1 न्यूक्लियोटाइड। ठीक। तो ये 1 न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैरी करने का काम करता है यहाँ पे। जो मैंने याद करने के लिए आपको सिखाया था कि यूपी की जो पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो याद रखिए। ये ट्रिक दिया था मैंने बच्चे को याद करने के लिए। ठीक है। बेस शुगर फॉस्फेट। अब मैं इसको कंप्लीटली लिख देती हूँ। दैट इज, क्या हो गया ये, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस शुगर एंड फॉस्फेट। जो वहां पे उसने लाइन लिखी है कि भाई ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पहले एक क्या है, 1 न्यूक्लियोटाइड है। इसमें से एक को अगर आप निकाल के देखते हैं तो ये क्या है, 1 न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? 1 न्यूक्लियोटाइड। और इसी को जब आप क्या करते हैं, इसको उठा के जब आप इसका चेन बना देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है। क्या बन जाता है फिर आपके पास? एक प्रॉपर अच्छा खासा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है। उसकी जब आप लोग कंपोनेंट्स देखना स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट्स आता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है। और यही आपने अभी अभी सीखा था। क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी इसका नाम, यूरासिल का नाम। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 1 2 3 और 4 कर देते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस वही सारे हम लोगों के पास, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। लेकिन ये जो शुगर कैरी करता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा शुगर है वो? डीऑक्सी, नॉट राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो फॉस्फेट है उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये हो गया
डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और फॉस्फेट जो आप कैरी करते हैं, ये फॉस्फेट हो गया आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे शॉर्ट में इसको डिनोट करने के लिए किताबों में आप देखेंगे, पढ़ा था ना आपने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने दूसरे पार्ट की बुक में पढ़ी होगी। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। बस छोटी सी बात है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है तीसरे कंपोनेंट की तरह। यहाँ पे ये क्या है, थर्ड कंपोनेंट की तरह आप लोगों के सामने अवेलेबल है, ठीक है। छोटा सा मैंने ऐसी लेक्चर दी आज की क्लास में आपको। असाइनमेंट क्वेश्चंस कर दूं 10 दे दूं, अब आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चंस दे दूं। चलिए उससे चेक भी कर लीजिएगा आप लोग अपने आप को कितना सीखा है आपने। चलिए छोटे छोटे 10 क्वेश्चन देती हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग भी। असाइनमेंट क्वेश्चन वाली कॉपी अभी नहीं सेपरेट कीजिएगा, अभी इन बाकी बच्चों का तो है ही है, मैं चैप्टर 1 से फिर से करूंगी स्टार्ट। अभी बस 2 डेज रुक जाइए, 2 दिन और। 2 डेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल करेंगे, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी इसको। द लिविंग वर्ल्ड एक दिन में पैरेलल चलेगा और दूसरे दिन में पैरेलल क्या चलेगा, बस चैप्टर 1 से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट कराते हैं। कोई ओल्ड स्टूडेंट आता भी है तो सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अवेलेबल होगी, तो बच्चा तो फिर देख के कर ही सकता है, वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। 10 क्वेश्चन यहाँ पे आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, मेंशन द, आंसर मैं बताती जाऊंगी साथ के साथ। मेंशन द, शायद ये पिछली क्लास में भी होगा, मोस्ट abundant genetic material in the biosphere। आंसर क्या होगा, डीएनए इन द बायोस्फीयर। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, नेम द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, which genetic material, which genetic material is present in प्लांट अफेक्टिंग वायरसेस। इसका आंसर बोलिए, प्लांट, हाँ डीएनए लिखेंगे, प्लांट अफेक्टिंग वायरसेस। क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा यहाँ पे, बीच लगाया मैंने आगे। चौथा क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द nitrogenous bases, mention the nitrogenous bases
ऑफ आरएनए। यहाँ पे थायमिन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, उसकी बजाय यूरासिल लिखना है। फिर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नीट के पर्पज से ये 5वां क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए ऐसे में दे देती हूँ, करंट अफेयर से, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनिमल अफेक्टिंग, मतलब कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। हाँ ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन लिखिए। छठा क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द laboratory आवाज नहीं जा रही है। इन द लेबोरेटरी अब जा रही है वॉइस, देखिए तो। रिया आपको जा रही है आवाज? अच्छा हाँ, नेटवर्क एरर होगा, चला जाएगा। इन द लेबोरेटरी who formed polynucleotide chain, polynucleotide chain। हरगोविंद खुराना का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। इन द लेबोरेटरी हु फॉर्म्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पे हरगोविंद खुराना का नाम लिख लीजिएगा। 7th क्वेश्चन लिखिए। mention the type of sugar, mention the type of sugar in डीएनए। कौन सा शुगर हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। 8th क्वेश्चन लिख लीजिए। ये नाइट्रोजनस है ना, यहाँ पे ए जैसा दिख रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए 8th क्वेश्चन। मेंशन, या ऐसे कर देती हूँ। What do you understand by, ये पिछली क्लास में भी दिया था, बस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। What do you understand by the term retrovirus? The virus which contains RNA as genetic material. चलिए 9th क्वेश्चन लिखिए। Which type of virus affects animals? यहाँ पे आरएनए कंटेनिंग हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था ना, प्लांट्स पूछा था शायद, हाँ प्लांट अफेक्टिंग वायरसेस, यहाँ पे डीएनए लिखा था, यहाँ पे आरएनए कंटेनिंग वायरसेस। ये थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लिया है। आखिरी क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। अगर हम चलते हैं यहाँ पे, ये रफ पेजेस तो मैं हटा के सेंड करूंगी आपको।
एक मैं ऐसे दे देती हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी सी बात यहाँ पे बता देनी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जब आप बहुत सारे, यहाँ पे ये देखिए ना, जब आप बहुत सारे क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का एग्रीगेशन करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये सब क्या है? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये सब? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो चेन का नाम हो जाएगा यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यही जब पेप्टाइड पेप्टाइड करना स्टार्ट करेंगे तो प्रोटीन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? आज की क्लास में हम लोग करेंगे इसको सिस्टमेटिक वे में, थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग कि बैच अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाए, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं।